हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज की 4 बजे के क्लास में हम लोग जो करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से। जैसे कि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आगरा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पेपर सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही रहता है और दूसरा बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ में भी चाइल्डहुड से ऑब्जेक्टिव आते ही हैं। अभी पीपीयू का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है वो थोड़ा सा अंदर से आ रहा है, तो इसलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव पे भी कमांड करना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जैसे आप जानते ही हैं बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे होता है, साथ साथ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का जो है पेड क्लास भी कंडक्ट करवाया जाता है। बिहार बीएड एंट्रेंस का पेड क्लास कंडक्ट करवाया जाता है, तो अगर आप लोग उससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसमें आपको मैसेज करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा एक और चीज़, ये सारे जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि बस सब बुक से लेकर के आया गया हो। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, तो ये आप लोग को अच्छे तरीके से करने हैं, किसी न किसी ईयर में आया है। नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूँगी कि उसका ईयर भी सामने में लिख दूँगी, जिससे आपको खुद भी पता चलेगा कि ये कौन से ईयर में जो है पूछा गया है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। बोला जा रहा है कि साइकोलॉजी का जो रिलेशन है वो भी किसी भी इंसान के बिहेवियर के अध्ययन से है, उसका रिलेशन उसी से है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी का जो रिलेशन है वो किससे होगा? तो यहाँ ऑप्शंस में आपके हैं मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से, जैसे उसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वैसे ही मानवीय इंसानों के व्यवहार के अध्ययन से, या केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से, या ए और बी दोनों से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं शिक्षा मनोविज्ञान जो एजुकेशन साइकोलॉजी है इसमें जो है हम बच्चों के बिहेवियर का अध्ययन तो स्टडी तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एजुकेशनल सिचुएशन में बच्चा कैसे बिहेव करता है। अगर मैं उससे कोई क्वेश्चन करूं तो वो किस तरह से आंसर कर रहा है। तो हमारे जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसमें हम दोनों चीज़ों का जो है अध्ययन करते हैं। एक तो ऐसे भी देखते हैं कि नॉर्मली जो है आम तौर पे बच्चा कैसे बिहेव करता है, और जब हम शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के सिचुएशन में देखते हैं तो उस समय बच्चा कैसे बिहेव करता है। इन दोनों चीज़ों का जो स्टडी होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान में होता है, इसलिए इसका रिलेशन जो है दोनों से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ए और बी दोनों। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। जो साइकोलॉजी है एजुकेशन के क्षेत्र में हेल्प करता है और क्लियर करता है। इन चारों में से कौन सा आंसर है? तो मैं आपको बताऊं, पहला ऑप्शन है शिक्षा के आदेशों का निर्माण कैसे किया जाए, शिक्षा के कौन से उद्देश्य का निर्धारण करें, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना, या शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं साइकोलॉजी का जो काम है एजुकेशन के उद्देश्य को ढूंढना कि कौन कौन से उद्देश्य जो है शिक्षा के होने चाहिए, कौन कौन से उद्देश्य शिक्षा के होने चाहिए या हो सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? सी नंबर आएगा, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना। साइकोलॉजी का यही है कि शिक्षा के उद्देश्य जो है ऑब्जेक्टिव जो है हम कौन कौन से होने चाहिए ये खोजना, कैसे करें और कौन से उद्देश्य करें ये नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, चारों के चारों ऑप्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें से आंसर निकालना ट्विस्टेड है, तो इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से कीजिएगा। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। जो चाइल्डहुड का जो स्टेज होता है उसमें ब्रेन का डेवलपमेंट कितने % तक हो जाता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन है 60%, 80%, 90% और 50%। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बोला भी जाता है कि बच्चे का मेन जो विकास है डेवलपमेंट जो है मस्तिष्क का वो चाइल्डहुड में ही हो जाता है, और वो होता है 90%।
90% जो है बच्चे का मस्तिष्क का विकास हो जाता है। अब आते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विकास एक प्रक्रिया है। अब विकास के बारे में इतना तो हमने पढ़ा है, तो इसका आंसर तो आप लोग डेफिनेटली दे ही दोगे। खंडित, निरंतर, पूर्ण या अपूर्ण। मतलब खंडित का मतलब टूटा हुआ, निरंतर का मतलब कंटिन्यूअस, पूर्ण का मतलब कंप्लीट, अपूर्ण का मतलब इनकम्प्लीट। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास का अगर आपको सिद्धांत याद हो डेवलपमेंट का, तो पहला सिद्धांत ही है कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर, राइट। इसी तरह से आपको आंसर देना है। आप जब डिस्क्रिप्टिव कर लेते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी रह जाता है, उसको आप लोग जो है इजीली कर सकते हो। लेकिन डिस्क्रिप्टिव बहुत 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 ज़रूरी होता है। मैं जब भी मेरे स्टूडेंट पूछते हैं तो उन सबको मैं यही बोलती हूँ, डिस्क्रिप्टिव मस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय है, मतलब हम किसी भी इंसान के, व्यक्ति के डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? ऑप्शंस है, उसकी कार्य क्षमता से, मतलब वो कितना वो कार्य कर सकता है, काम कर सकता है, उसकी परिपक्वता से, मतलब उसकी मैच्योरिटी से, या उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, या फिर वो कितना पावरफुल है। और डी नंबर जो आपका दिया हुआ है, उपयुक्त सभी। मैं आपको बताऊं, ये जो उपयुक्त सभी वाला जो दे देता है ना ऑप्शन, वो आपके क्वेश्चन को इजी कर देता है। ऑफ कोर्स अगर हम किसी भी इंसान के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब जो है उससे ओवरऑल डेवलपमेंट है, जिसमें उसका शारीरिक विकास भी हुआ हो, उसका मानसिक विकास भी हुआ हो, और वो जो है संवेगात्मक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, सभी तरह से, है ना। तो कार्य क्षमता का अगर हम देखते हैं, अगर उसका हो रहा है तो यानी कि हम उसके शारीरिक विकास को देख रहे हैं। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी यानी मानसिक विकास को देख रहे हैं। उसकी शक्ति ग्रहण करने से यानी कि कितना पावरफुल होता है इससे। तो इसलिए इसका ए बी सी तीनों लग रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट हमारा है, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा है? विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा है? तो विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने, पहला ऑप्शन है, व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, मतलब पर्सनालिटी को जो है एनालिसिस किया, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, या जो है किसी भी इंसान के बिहेवियर का, जो उसका मेन बिहेवियर है, जिसको हम बोलते हैं ना कि नेचर है इसी तरह से उसका एनालिसिस करना, या बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब है कि मैकडूगल ने जो अपनी परिभाषा दी है विकास को लेकर के, उसका रिलेशन किससे है, उसका विकास का मतलब क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ जितने भी हमारे फिलोसफर हैं, उनका कहना है विकास का मतलब ही होता है बिहेवियर में चेंजेस। बिहेवियर में जो है परिवर्तन आएगा ही आएगा। आपके अंदर चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, किसी भी तरह का विकास हो, आपके अंदर चेंजेस आएगा। तो इन्होंने जो है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है, 6 का बी नंबर। चलिए 7 देखते हैं, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो किस अवस्था में होता है? सबसे तेज पूछ रहा है, तीव्र परिवर्तन किस में होता है? तो पहला है शिशु अवस्था यानी कि शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो बताइए किस में जो है बच्चों का जो है अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहता, या फिर इमोशन बहुत तेज गति से बढ़ता है? बताइए कौन सा है? अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। हमने सुना है ना कि किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में बच्चों की जो मन स्थिति रहती है वो कंट्रोल में नहीं रहती है। कभी बच्चे गुस्सा करते हैं, कभी वो शांत हो जाते हैं, कभी एकदम चुप हो जाएंगे, किसी से नहीं बोलेंगे, कभी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, कभी रोने लगेंगे, कभी बहुत हंसने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इमोशन को, उनके इमोशन जो है अलग अलग तरीके से चेंजेस होते रहते हैं। तो संवेगात्मक विकास का जो
सबसे तीव्र गति से परिवर्तन होता है वो किशोरावस्था में होता है। चलिए 8 नंबर है, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? मतलब उनका कहना है कि जो भी बच्चे का जन्म होता है उस समय सभी बच्चे जो है समान होते हैं, इक्वल होते हैं। ये किसने बोला है? ऑप्शंस है आपके। पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने, दूसरा है वॉटसन, तीसरा क्लर्क और बिर्च का है, एंड चौथा है मैकडूगल। किसने बोला है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सभी बच्चे, मतलब इनका कहने का क्या मतलब है कि बच्चे का जो विकास उसके माता के गर्भ में नहीं होता। और कुछ जो फिलोसोफर हैं ये बात मानते हैं कि बच्चों का विकास जो है माता के गर्भ से ही होने लगता है, लेकिन इनका मानना नहीं है। तो इनके अनुसार जब बच्चे का जन्म होता है तो सब बच्चा जो है एक समान ही रहता है। अब उसको जैसा इन्वायरमेंट मिले, जैसी फैमिली मिले, उस तरह से बच्चे का विकास होता है। ये कहने वाले और कोई नहीं, वॉटसन है। मैंने इसको इतना डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा भी अगर इनकी परिभाषा याद हो तो पता चल जाए। वॉटसन ने ही ये परिभाषा दी है कि बच्चे का जो विकास होता है जन्म के बाद होता है और जन्म से होता है, उसके पहले से नहीं। तो ये जो है प्री नटल स्टेज को नहीं मानते हैं, गर्भावस्था को इनके अनुसार विकास नहीं होता है। तो वॉटसन ने जो बोला है कि जन्म के समय बच्चे जो है सभी बच्चे एक समान होते हैं। 9 नंबर, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं। टीचर को जो है बोला जा रहा है, टीचर को जो है एजुकेशन साइकोलॉजी की स्टडी की जरूरत नहीं है। किसमें नहीं है? बाल व्यवहार का अध्ययन में, यानी कि बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करने में क्या टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी की जरूरत नहीं है? चलिए, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक सुडौलता में, तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने में, या चौथा है अनुशासन व कक्षा व्यवस्था में। तो आप बताइए एक टीचर को इन चारों में से किस परिस्थिति में जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता नहीं है? तो देखिए बाल व्यवहार में तो डेफिनेटली होगा ही, हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में तो बच्चों के बिहेवियर को ही स्टडी किया जाता है, तो इसमें तो ज़रूरत पड़ेगी उनको। शारीरिक सुडौलता में ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें जो है टीचर को ना ही बच्चे को पहचानना है ना ही कुछ करना है, उसमें जो है उनको उनके फिजिकल स्ट्रेंथ को और फिजिकली उनको जो है मोल्ड करना है। तो इसमें हम बोले तो शिक्षा मनोविज्ञान में शारीरिक सुडौलता में टीचर को जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की जरूरत प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली आवश्यकता नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। चलिए, किसने कहा है ये बात कि साइकोलॉजी जो है बिहेवियर का साइंस है, मतलब कि जिसमें सभी इंसान के बिहेवियर के बारे में लिखा हुआ है वो साइंस है एक तरह से। किसने कहा है? ऑप्शंस है वुडवर्थ, वॉटसन, गैरिसन एंड बोरिंग। तो आपको इसका आंसर देना है। ये सब क्वेश्चन जो है लर्न करने वाले ही हैं, इसमें अगर डेफिनेशन से चाहें तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन से ही क्लियर हो पाएगा, बट अदरवाइज लर्न करना पड़ेगा। इसका आंसर भी वॉटसन है और ऐसे क्वेश्चन रहते ही हैं, आप भी जानते हो। शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है, इन जो शैशवावस्था होता है उसमें बालक में क्या पाया जाता है? अनुकरण करना, यानी कि बच्चे जो है फॉलो करते हैं किसी को, किसी की बात सुनते हैं। दूसरा है सहयोग लेना, किसी से हेल्प लेना। आश्रितता यानी कि डिपेंडेंसी, वह डिपेंडेंट रहते हैं। या डी नंबर, इनमें से सभी उपरोक्त। तो ऑफकोर्स डी नंबर होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं शैशवावस्था में खुद से अपना सारा काम करने के लिए इंडिपेंडेंट तो रहते नहीं हैं, तो वो अनुकरण करते हैं, जैसे उनको सिखाया जाता है वैसे करते हैं, तो उसको फॉलो करते हैं। हेल्प लेते हैं अपने पेरेंट्स की, जो भी उनके गार्जियन रहते हैं उनकी, डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट्स पे, अपने गार्जियन पे। इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। 12 नंबर है, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है।
मानव के मन को प्रभावित करने वाला, उसके अंदर के आत्मा को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? व्यक्ति की रुचियां, यानी कि इंसान का इंटरेस्ट, अभिक्षमताएं, उसकी कैपेबिलिटी, अभियोग्यताएं, वातावरण, या उपरोक्त सभी। तो आप बताइए कि एक इंसान के मन को कौन कौन प्रभावित कर सकता है? तो जाहिर सी बात है किसी भी इंसान की रुचि यानी उसका इंटरेस्ट जो है उसके मन को प्रभावित करता है। दूसरा ऑप्शन है उसकी एबिलिटी, कितना काम वो कर सकता है, एबिलिटी उसकी क्या है। और तीसरा अभियोग्यता एवं वातावरण, ऑफ कोर्स किसी के भी मन को ये चीज़ें भी जो है प्रभावित करती हैं। हम जिस इन्वायरमेंट में हैं वहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऑफ कोर्स हमारा मन जो है दुखी हो जाएगा। कहीं जा रहे बहुत स्मूथ जो इन्वायरमेंट है बहुत ग्रीनरीज दिख रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो उससे भी हमारा मन प्रभावित होता है। तो ये तीनों चीज़ों में होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। ये तीनों चीज़ों जो है हमारे मन को प्रभावित करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, साइकोलॉजी को एकदम शुद्ध विज्ञान किसने माना है? स्टीफन ने, एंडरसन ने, जेम्स डेवर ने, या स्टाउट ने? किसने माना है? तो इसका सी नंबर हो जाएगा, जेम्स डेवर ने। ऐसे इसका आंसर अगर मैं बताऊं तो मोस्ट ऑफ जो फिलोसफर है उन्होंने यही माना है कि मनोविज्ञान जो है विज्ञान ही है, इंसान के बिहेवियर का विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, इस तरह से बोला ही है। 14 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? डैश दे दिया गया है, अब आपको बताना है मनोविज्ञान का अंग नहीं है, शिक्षा का एक अंग है, या मनोविज्ञान का एक अंग है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइए जो हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी है वो किसका अंग नहीं है या किसका अंग है? ये क्वेश्चन ट्विस्टेड दिया हुआ है, तो हम लोगों को अगर इसमें से चूज करना हो तो पहला बोला मनोविज्ञान का अंग नहीं है, बिल्कुल गलत। चाइल्ड साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान का अंग है। शिक्षा का एक अंग है, नहीं, शिक्षा का अंग नहीं है, ये मनोविज्ञान से निकल करके आया है जो हमारे शिक्षा को हेल्प करता है, शिक्षा की समस्याओं को सुधारने में या फिर उसकी खोज करने में, हमें सॉल्व करने में हेल्प करता है और मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर करता है। तो ये मनोविज्ञान का एक अंग है। क्या है? मनोविज्ञान का एक अंग है, इसका आंसर होगा। 15 नंबर है, किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नांकित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, आप पढ़ा रहे हो ढंग से नहीं पढ़ रहा है, तो आप सोचोगे ना कि भाई क्यों नहीं पढ़ रहा है, इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा, पहले तो समझता ही था ये। तो कौन सी विधि, नीचे में जो मेथड दिए हुए हैं, कौन से मेथड से आप पता करोगे कि भाई इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शंस है प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकल करके, दूसरा है व्यक्ति इतिहास, बच्चे का जो है केस हिस्ट्री देखोगे कि पहले से ये कैसे करता था, सी है निरीक्षण, और डी है परीक्षण। निरीक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, परीक्षण का मतलब होता है इवेल्युएट करके। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी हमें किसी बालक की समस्या को ढूंढना होता है तो सबसे पहला काम होता है ऑब्जर्वेशन। हमें साइकोलॉजी यही सिखाता है, किसी भी समस्या को अगर आपको ढूंढना है या पता करना है तो आपको उस पर कड़ी नज़र रखनी होगी, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद से जो है आप, अच्छा यहाँ पे एक बात देखिए आप लोग, मैं भी अब यहाँ पे गलत कर जाती। किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नांकित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? निरीक्षण तो सबसे ज्यादा उपयोगी है। हमेशा कभी भी किसी भी बच्चे को अगर आपको उसकी समस्या ढूंढना है तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड काम करता है। उसके बाद जब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छा इस बच्चे को, अभी मान लीजिए कि उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम निकल गई, तो हमें फैमिली प्रॉब्लम निकल जाती है तो फिर हम उसकी पूरी केस हिस्ट्री को देखते हैं, केस स्टडी करते हैं कि भाई ये कौन कौन सी इसकी प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम इसकी थी, पहले क्या थी, कैसे ये
बढ़ी है। फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये तीनों चीज़ें तो होती हैं, सबसे कम जो है परीक्षण होता है, इवैल्यूएशन सबसे लास्ट में हम करते हैं। तो इन चारों में से सबसे कम अगर बोला जाए तो आपका आएगा परीक्षण। ठीक है, अभी मैं आपको निरीक्षण बताने वाली थी, लेकिन निरीक्षण सबसे ज़्यादा उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है, तो ये सबसे कम पूछा है। ये सारे बातों पे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज मार्क्स चला जाएगा। चलिए 16 नंबर है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी के अगर नेचर की हम बात करें तो क्या हम बोल सकते हैं, इसमें लचीलापन नहीं है, मतलब कि इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, अति संकुचित है, बहुत ही जो है कंजर्वेटिव है, या इसमें व्यापकता नहीं है, या ये सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी। इसका कौन सा आएगा आंसर 16 का? ऑफ कोर्स, विदाउट एनी डाउट, ये सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी, सभी पे ये लागू भी होता है और सही बात है, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देता है। 17 नंबर है, मनोविज्ञान डैश है, आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, उपयुक्त सभी। ऑफ कोर्स ये उस सभी का है। हम इसमें आत्मा को भी परीक्षण करते हैं, हम इसमें जो है इंसान के मन को भी टटोलते हैं, उसकी चेतना को भी टटोलते हैं, तो ये सभी का विज्ञान है। चिंतन की दृष्टि से डैश किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, कौन सा इसमें से चिंतन, थिंकिंग जो एबिलिटी होती है इसमें से कौन सा जो है बच्चे में होती है सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ? ऑप्शन है कल्पनात्मक, प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक या तार्किक। बच्चे की बात हो रही है, कौन सा होता है? तार्किक चिंतन, रीजनिंग एबिलिटी, ये बच्चे में बहुत होती है, सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे उत्तम वाली होती है, और इसका डेवलपमेंट जो है स्टार्टिंग अगर बोले तो चाइल्डहुड से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसका किशोरावस्था में होता है। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है, अंतर्दर्शन यानी कि अपने अंदर झांकने का मेथड, आपको अपने अंदर देखना पड़ता है, तो इस मेथड में किस चीज़ पे बल दिया जाता है? स्वयं के अध्ययन पर, समाज के अध्ययन पर, बालकों के अध्ययन पर, शिक्षकों के अध्ययन पर, विदाउट एनी डाउट स्वयं के अध्ययन पर। अंतर्दर्शन यानी कि आपको अपने अंदर झांकना है, तो इस विधि में जो है आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन सब कुछ करना पड़ता है। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, व्यक्तित्व यानी कि उनकी पर्सनालिटी को मापने के लिए किसका किया जाता है, ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। ऑफ कोर्स इंटरव्यू मेथड इसी में यूज़ होता है ना, साक्षात्कार विधि, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को बहुत क्लोज जांचने के लिए और उसको सजेशन देने के लिए हम लोग इंटरव्यू मेथड यूज़ करते हैं, और ये साइकोलॉजी में यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके आज के 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव। आगरा के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जेक्टिव पूछता ही है, चाइल्डहुड में तो उन लोगों के लिए भी। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैं ला रही हूँ, तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।